हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12th की कविता नंबर 5, जिसका नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर। जिस किसी बच्चे ने अभी तक मेरा इंट्रोडक्टरी वीडियो नहीं देखा है और क्लास 12th का सिलेबस डिस्कशन और एग्जामिनेशन स्कीम डिस्कशन वीडियो नहीं देखा है, पहले जाके वो देखें ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। ठीक है बच्चों, तो चले अपनी कविता की तरफ जिसका नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। ये हमारी लास्ट कविता है हमारे सिलेबस की। ठीक है, बड़े ध्यान से पढ़ना, छोटी सी है, बड़ी शॉर्ट एंड स्वीट कविता है, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखो, अबाउट द पोएट, पोएट मतलब जो हमारा कवि है या फिर पोइटस है, उसके बारे में परिचय दे रखा है। पढ़ते हैं क्या दे रखा है, कौन है हमारी पोएट। एंड्रिन रिच। देखो, हमारी जो पोएट है उसका नाम है एंड्रिन रिच, जिनका जीवन काल रहा है 1929 से लेके 2012 तक। बच्चों, ये होता है, ये जीवन काल होता है, मतलब उनका ये जन्म दिनांक है जो कि है 1929 से लेके 2012 तक, मतलब 2012 में उनकी मृत्यु हुई है। वॉज बॉर्न इन द बाल्टीमोर मैरीलैंड यूएसए। उनका जन्म कहाँ हुआ, बाल्टीमोर नामक जगह में हुआ, जो कि कहाँ है, मैरीलैंड, और मैरीलैंड कहाँ है, यूएसए के अंदर है। क्लियर है ये वाली लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। हमें हर जो पोएट है उसका डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ याद रखनी है। क्लियर है और ये भी याद रखना है कि वो कहां से बिलोंग करते हैं। शी इज वाइडली नोन फॉर हर इन्वॉल्वमेंट इन कंटेम्प्ररी वुमेन्स मूवमेंट एज अ पोएट एंड द थ्योरिस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अभी ये क्या क्या कहना चाह रहा है, पहले हम हाईलाइट करते हैं जो हार्ड वर्ड्स है। कंटेम्पररी का मतलब होता है समकालीन, ठीक है। इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है भागीदारी, ठीक है। वुमेन्स मूवमेंट का मतलब होता है नारी आंदोलन। पोइट का मतलब आप समझते ही हैं। थ्योरिस्ट का मतलब होता है सिद्धांतवादी। कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारी पोइट हैं, उन्होंने अपनी भागीदारी ली जो समकालीन नारी आंदोलन थे उसके अंदर एज अ पोइट एंड थ्योरिस्ट, जिसकी वजह से ये अपने जीवन काल में बहुत ज्यादा फेमस हो गई और प्रसिद्ध रही इन चीजों को लेके। क्लियर है बच्चों, चलिए आगे। She has published 19 volumes of poetry, 3 collection of essays and other writings. Very very important. पब्लिश्ड मतलब प्रकाशित करना। इन्होंने कितनी, 19, 19 का मतलब देखो क्या होता है, 19 मतलब 19, 19, ठीक है। वॉल्यूम्स, देखो वॉल्यूम्स का मतलब होता है संग्रह। मैम ये क्या होता है, क्या उन्होंने 19 कविताएं लिखी, नहीं, 19 वॉल्यूम्स लिखी है। मतलब एक वॉल्यूम में बहुत सारी कविताएं होती है, तो उस एक बुक का नाम एक संग्रह लिख दिया, उसमें कितनी भी हो सकती है कविताएं। ऐसे करके उन्होंने पूरी 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोम लिखी, कविताएं लिखी। और 3 कलेक्शंस, कलेक्शंस का मतलब भी संग्रह है कि एक कलेक्शन में बहुत सारे एसेज है, उसका एक कलेक्शन हुआ। ऐसे करके उन्होंने 3 कलेक्शन ऑफ एसेज और फिर उनकी अदर राइटिंग्स भी रही। क्लियर है बच्चों यहां तक, चले आगे। यहां तक कोई समस्या, आगे देखो। अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब होता है मजबूत विरोध करना, ठीक है। टू रेसिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा, रेसिज्म एंड मिलिटेरिज्म इकोस थ्रू हर वर्क। मैडम ये दोनों वर्ड्स है क्या, रेसिज्म मतलब होता है नस्ल भेद, ठीक है, और मिलिटेरिज्म का मतलब होता है सैन्यवाद, ठीक है, जो हिंसा और युद्ध की नीति है। उन्होंने इन दोनों के बारे में अपने वर्क्स में लिखा है और इसका विरोध किया है। आई बात समझ में, क्लियर है यहां तक बच्चों, चले आगे। द पोम ऑन जेनिफर्स टाइगर्स एड्रेसेस द कॉन्स्टेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ अ वुमन एक्सपीरियंसेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमारी कविता है ऑन जेनिफर्स टाइगर्स, इसके बारे, इसमें इन्होंने क्या बताया है, इसमें इन्होंने ये बताया है। देखो पहले तो ये जो वर्ड है कॉन्स्टेंट, इसका मतलब पता होना चाहिए। कॉन्स्टेंट मतलब होता है बंधन, सीमाएं या रोक टोक, ठीक है। मैरिड लाइफ मतलब विवाहित जीवन। वुमन एक्सपीरियंस मतलब जो औरत है उसके अनुभव। आई बात समझ में, कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि इन्होंने इस पोम के थ्रू हमें ये बताया है कि जो विवाहित महिलाएं हैं
है ना। ऐसी महिला जो आंट जेनिफर टाइगर्स है, वो उन सारी महिलाओं को डिनोट करती है जिनकी मैरिज बड़ी दर्दनाक रही है, दुखद रही है। आई बात समझ में। यहाँ आंट जेनिफर टाइगर एक ऐसी महिला के विवाहित जीवन की सीमाओं और बंधनों के बारे में बताती है जिन्हें वे अपने पति और समाज की दबावपूर्ण सोच के कारण झेलती है। आई बात समझ में। कविता दिखाती है कि शादीशुदा जीवन में औरत अपनी स्वतंत्रता, जो फ्रीडम है और अपनी पहचान, वो दब जाती है औरत की। आई बात समझ में। और केवल वे डर और नियंत्रण के साये में जीती है। के साये में जीती है, क्या कहने का मतलब है, जो समाज है, जो उनके हस्बैंड है, वो उनकी वजह से वो निरंतर हमेशा डर में रहती है और उनके कंट्रोल में रहती है। ये चीज हमें इस कविता के थ्रू जो हमारी पोएट है उन्होंने बताया है। इस कविता के अंदर एक आंट जेनिफर्स और फिर उनके टाइगर्स, क्या बात हुई है जो हम पोम पढ़ेंगे उसमें पता चल जाएगा। देखो, मैं एक वर्ड आंट को यहाँ पे क्लियर कर देना चाहती हूँ। जैसे हम बोलते हैं आंटी, है हिंदी में तो चाचा, चाची, ताई, ये सब होते हैं, लेकिन इंग्लिश में इन सब रिलेशंस के लिए, जैसे ताऊ है, ताई है, चाचा है, चाची है, इनके लिए आंट और अंकल वर्ड ही यूज होता है। आई बात समझ में, क्लियर है। देखो, ये पोम पढ़ने से पहले कुछ इमेजेस है जो आपके दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए। देखो, यहाँ पे ये एक इमेज दे रखी है एनसीईआरटी के ऊपर। यदि आपने कभी कढ़ाई बुनाई का काम किया हो, है ना, कभी कोई एक्टिविटी की हो या अपनी मम्मी और दादी को देखा हो, तो एक ऐसा सा ये देखो ये होता है, एक ऐसा सा सांचा होता है जिसमें अपन कपड़ा लगाते हैं, फिर सुई धागे से इस पे कढ़ाई करते हैं, एम्ब्रॉयडरी करते हैं। तो यहाँ पे अभी जब हम कविता पढ़ेंगे तो ये आएगा, है ना, ये इमेज आएगी, ये क्लियर होनी चाहिए। जो हमारी आंट जेनिफर है, वो ऐसी टेपेस्ट्री पे जो अपने टाइगर्स हैं उनकी एम्ब्रॉयडरी कर रही है। वो किसका प्रतीक है, ये हम कविता में पढ़ेंगे। एक और इमेज शो करती हूँ आपको ताकि क्लियर हो जाए। देखो, ये जो हैंड्स हैं वो आंट जेनिफर के, ये जो निडल है ना। और देखो, ऐसा ये टाइगर्स बना रही हैं। अब ये टाइगर्स किसका प्रतीक है, क्यों बना रही हैं, किस चीज को शो कर रही हैं, ये हम जब कविता पढ़ेंगे लाइन टू लाइन तो मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन ये सीन क्लियर हो जाना चाहिए। जब मैं बोलूं पैनल, पैनल वर्ड भी इसी के लिए यूज हुआ है। स्क्रीन, स्क्रीन भी इसी चीज के लिए यूज हुआ है हमारी कविता के लिए। जिन टाइगर्स की बात कर रहे हैं वो ये वाले टाइगर्स हैं, जिनको कौन बना रही है, जो आंट जेनिफर है, अपने हाथों से निडल के थ्रू ये एम्ब्रॉयडरी, ये जो कढ़ाई है वो कौन कर रहा है, आंट जेनिफर कर रही है। और ये जो टाइगर्स हैं उनको बोला गया है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। क्लियर है, यहां तक क्लियर है बच्चों। चले आगे हमारी पोम की तरफ। अब लाइन टू लाइन रीड करते हैं हमारी कविता को। आया समझ में सीन। देखो, बिफोर यू रीड, ये आपके लिए होता है, बच्चों के लिए, कि आप जो कविता है वो पढ़ने से पहले देखो जो हमारी क्या बोल रहे हैं ये। व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोम सजेस्ट टू यू। जब हम टाइटल पढ़ते हैं ऑन जेनिफर्स टाइगर्स, तो ये टाइटल हमारे दिमाग में क्या क्या थॉट लेके आता है, सोचो। आर यू रिमाइंडेड ऑफ अदर पोम्स ऑन टाइगर्स। क्या ये पोम पढ़ के आपको कोई टाइगर्स पे अदर पोम है उसके बारे में कुछ याद आ रहा है क्या। ठीक है, ये एक एक्टिविटी होती है ताकि बच्चे अच्छे से कनेक्ट कर पाए हमारी कविता के साथ। ठीक है, सोचो, दिमाग में रखो, और जब पोम पढ़ो तो कोरिलेट करना, क्या आपने सोचा वो इससे रिलेट कर रहा है या नहीं। क्लियर है बच्चों, चले आगे। देखो, ये टाइगर शो कर रखा है, टाइगर की इमेज है। टाइगर किसका प्रतीक होता है, पावर, फियरलेसनेस। आई बात समझ में। देखो, ये पावर और फियरलेसनेस का प्रतीक है। चले अपनी कविता की तरफ। Aunt Jennifer's tigers prance across a screen। देखो, prance का मतलब क्या होता है, उछल कूद करना। अक्रॉस अ स्क्रीन, मैंने बताया था स्क्रीन किस वर्ड, किस चीज के लिए यूज हुआ है, वो पर्दा जिसपे वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है, वो कपड़ा जिसको उन्होंने लगा रखा है और उस पे वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है, उस कपड़े के लिए, उस पर्दे के लिए ये जो स्क्रीन वर्ड है वो यूज हुआ है। ब्राइट टॉपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। देखो, ब्राइट मतलब चमकीला, बहुत ज्यादा कलरफुल। टोपाज, टोपाज एक पत्थर होता है, ठीक है, बहुत ही कीमती पत्थर होता है, येलो कलर का होता है। अभी आपको बताती हूँ, देखो ये इमेज के थ्रू आपको शो करती हूँ कि टोपाज क्या होता है। ये होता है टोपाज, एक ब्राइट येलो कलर का कीमती पत्थर। आई बात समझ में, क्लियर है यहाँ पे, यहाँ तक किसी को कोई डाउट। देख लो इस इमेज को ताकि कोरिलेट कर पाओ। क्लियर है, आगे चलते हैं, क्या बोल रहा है हमारे
पोएट आगे, डेनिजन्स का मतलब होता है रहवासी, निवासी, ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। वेरी गुड। यहाँ तक क्या बोल रहा है कि जो हमारे टाइगर्स हैं जो कि उछल कूद कर रहे हैं किस पे, उस स्क्रीन पे, जो कि उस पर्दे पे जिस पे उन्होंने किसने बनाया है, आंट जेनिफर ने बनाया है। वो कैसे कलर शो कर रहे हैं, ब्राइट, बहुत ही ज्यादा ब्राइट है, जैसा कि टोपाज होता है जो कीमती पत्थर होता है, कलर येलो कलर के हैं, ब्राइट हैं। डायनीजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का मतलब है जो जंगल है, ठीक है, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन में वो रहते हैं। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, दे कौन है यहाँ पे, टाइगर्स है, ठीक है, दे कौन है यहाँ पे, टाइगर्स है, जो कि आंट जेनिफर बना रही है। उनको डर नहीं लगता किन से, उन लोगों से, मैन से, उन आदमियों से जो कि ट्री के नीचे है। यहाँ मेनली आदमी जो वर्ड है वो पुरुष के लिए यूज किया गया है, क्योंकि आपको पहले ही बताया गया है कि इसमें उन महिलाओं की बात हुई है जो अपने हस्बैंड और सोसाइटी के जो रूल्स हैं, जो ऐसी रूल्स हैं, मान्यताएं हैं, जिनके बर्डन के तले वे मतलब जकड़ी हुई हैं, अपना उनको फ्रीडम नहीं है, वो कुछ भी अपना मन का कर नहीं पाती, उनकी आइडेंटिटी उभर के वो सामने नहीं ला पाती, दबी हुई है। आई बात समझ में? इसलिए इस मैन का वर्ड मतलब क्या होगा, पुरुष से होगा। दे पेस इन स्लीक शिवैल्रिक सर्टेनिटी, किसकी बात हुई है, टाइगर्स की। दे पेस, पेस मतलब गति, मतलब वो चल रहे हैं। स्लीक, स्लीक का मतलब होता है बड़ा एलिगेंट और शालीन तरीके से वो चल रहे हैं। शिवैल्रिक, शिवैल्रिक का मतलब ब्रेव, नोबल, शौर्यपूर्ण, ठीक है। सर्टेनिटी मतलब कॉन्फिडेंस के साथ, विश्वास के साथ जो आंट जेनिफर के टाइगर्स हैं वो चल रहे हैं। देखो इस पूरे स्टेंजा के थ्रू जो पोइट है वो हमें क्या बताना चाहती है कि जो आंट जेनिफर है उनकी जो कला है और कल्पना में, कला और कल्पना के अंदर जो दुनिया है उनकी, उसके प्रतीक हैं ये कौन, टाइगर्स, जो किसको शो करते हैं, शक्ति, पावर और फियरलेसनेस को शो करते हैं। लेकिन वहीं कॉन्ट्ररी उनकी जिंदगी कैसी है, एकदम घुटन भरी, शादी के बर्डन से दबी हुई, और जो उनके हस्बैंड है और उनका टेरर है उनकी लाइफ में, और लेकिन उनकी कला है और जो कल्पना के जो टाइगर्स है वो एकदम फ्री है ना, पावरफुल है, और बड़े एलिगेंसी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ और ब्रेवनेस के साथ वो चल रहे हैं। आई बात समझ में? उनकी जो कल्पना का जीवन है, ठीक है, जैसा वो चाहती थी वो उन्होंने टाइगर्स के थ्रू शो किया है, लेकिन इन रियलिटी वो काफी स्ट्रगल, कठिनाइयां, बर्डन और जो शादी के बंधन में वो फंस चुकी है उससे बाहर निकल ही नहीं पा रही है। आया यहां तक क्लियर है बच्चों? चलें आगे। अब देखो आगे चलते हैं। आंट जेनिफर्स फिंगर्स, फिंगर्स मतलब होती है उंगलियां। फ्लटरिंग, फ्लटरिंग का मतलब होता है फड़फड़ाना, ये वाली जो मूवमेंट होती है, ये वाली मूवमेंट होती है, आपने देखा होगा ओल्ड एज में जो लोग होते हैं उनकी उंगलियां ऐसे फड़फड़ाती है, लेकिन यहाँ आंट जेनिफर की उंगलियां फड़फड़ा रही है। क्यों फड़फड़ा रही है वो आगे बताऊंगी। थ्रू हर वूल फाइंड इवन द आइवरी, आइवरी का मतलब होता है हाथी दांत से बनी हुई, क्या, निडल, निडल मतलब सुई, हार्ड टू पुल। देखो उनके हैंड्स इतने वीक और कमजोर है कि एक निडल को, जो एम्ब्रॉयडरी कर रही है तो एक निडल को पुल करने में भी उनको बड़ा जोर आ रहा है, उनके हाथ कप कपा रहे हैं। यहाँ पे एक तो ये सीन हुआ, और एक ये है कि उनकी जो लाइफ के एक्सपीरियंस है, इतने बर्डन्स है जिसमें वो फंसी हुई है, उनकी आत्मा भी वैसे ही फड़फड़ा रही है फिजिकली, और जो मेंटल टॉर्चर है, जो स्ट्रेस है, उसको यहाँ पे एक्सप्रेस किया गया है। क्यों है? क्योंकि उनके जो हस्बैंड है वो ट्रायंट है, एरोगेंट है, उन पे कंट्रोल करते हैं, और जो ये शादी का बंधन है उसमें वो पूरी तरह फंस चुकी है, जकड़ चुकी है। इस बंधन की वजह से जो स्ट्रेस है ना, जो जो उन्होंने कठिनाइयां झेली है, उसकी वजह से वो अब उनमें इतनी भी हिम्मत नहीं रही कि एक वो निडल को भी निकाल सके। ठीक है, आई बात समझ में यहाँ पे? अब देखो आगे, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स। The massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. Very very important. ठीक है, जो मैसिव बैंड है मतलब भारी भरकम, वेट, वेट मतलब यहाँ पे बर्डन है, ठीक है, ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। अंकल्स वेडिंग बैंड का मतलब यहाँ पे है जो बर्डन ऑफ मैरिज है और जो मेल डोमिनेंस है,
ठीक है? जो एक तो जो बर्डन है उनका मैरिज का और जो एक मेल डोमिनेंस मतलब ये है, जो पुरुष प्रधान समाज है उसको डिनोट किया गया है। उसकी वजह से और ये जो वेडिंग बैंड है, जो ये शादी का बंधन है जिसमें ये जो आंट है वो फँस चुकी है, सिट्स हेवनली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, उनके हाथों को जकड़े हुए हैं। ठीक है? कहने का मतलब है वो कुछ भी अपना मन का नहीं कर सकती, उनको बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं है, वो बड़ा स्ट्रेस में है, बड़ा फ़ियर में उन्होंने अपनी ज़िंदगी निकाली है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो इसमें एक लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुआ है जिसको हम बोलते हैं हाइपरबोली। क्या होता है मैडम हाइपरबोली? मतलब किसी चीज़ को बढ़ा-चढ़ा के बताना। कैसे मैडम? देखो जो वेडिंग बैंड है वो इतना भारी है कि इतना भारी कैसे हो सकता है कोई बैंड, या तो रिंग होगा या कुछ ऐसा होगा। इतना भारी है कि पूरी आंट जेनिफर की ज़िंदगी को ही दबाए रखे हुए है। आई बात समझ में? तो एक छोटी-सी चीज़ इतनी भारी कैसे हो सकती है कि वो आपकी पूरी ज़िंदगी को ही दबा रखे। तो ऐसी जो वर्ड्स होते हैं हाइपरबोली, ये डिवाइस यूज़ होता है, मतलब जिस चीज़ को बढ़ा-चढ़ा के यदि किसी चीज़ को एम्फसाइज़ करना हो, तो ये डिवाइस यूज़ किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? मैसिव वेट, मैसिव मतलब भारी भरकम, जो अंकल का ये वेडिंग का बंधन है, उसको बताया गया है कि कैसे ये उनकी जीवन, जो आंट जेनिफर है, उनके जीवन का बर्डन बन चुका है। मतलब कैसे वो इस बंधन में आने के बाद दुःख, डिप्रेशन, कठिनाइयाँ इन सबको फ़ॉलो करती हैं और इन सबको सहन करती है और उनका पूरा जीवन यातनाओं में चला जाता है, उनका पूरा जीवन दूसरों के कंट्रोल में चला जाता है। वो कुछ भी अपने मन का नहीं कर पाती क्योंकि वो लगातार फ़ियर में जीती है, डर में जीती है, ठीक है? एक गुलाम की तरह जीती है। लेकिन वहीं उनका जो कला है और कल्पना का संसार है, उसमें वो शो करती है उन टाइगर्स के थ्रू अपनी जो दमित इच्छाएँ, उनको रिप्रेज़ेंट कर रही है। उनके जो टाइगर्स हैं, जो कि उनकी इमेजिनेशन और कल्पना का रूप है, वो किसके प्रतीक है? फ़ियरलेसनेस के, ठीक है? ब्रेवरी के, उनके प्रतीक है। वो आराम से फ्रीली घूम पा रहे हैं। लेकिन जो आंट जेनिफर्स है ऑन द अदर हैंड, उनका जीवन कैसा है? दबा हुआ, कुचला हुआ, कंट्रोल कर रहे हैं उनके हस्बैंड, ठीक है? आई बात समझ में यहाँ तक? चलिए आगे। देखो कितनी बड़ी बात बोली है इस स्टैन्ज़ा के अंदर। सुनो सोचो इसको, है ना? और कोशिश करो समझने की। वर्ड टू वर्ड नहीं, इसके अंदर जो इमोशंस डाले गए हैं उनको आप एक बार फ़ील करने की कोशिश करो। व्हेन आंट इज़ डेड, जब आंट मर मतलब डेड मतलब मर गई, है ना? मर जाएगी या मर गई। इज़ डेड मतलब मर गई। हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, उसके जो टेरिफाइड हैंड्स हैं, टेरिफाइड मतलब भयभीत हैंड्स, है ना? विल लाई, लाई मतलब ऐसे साइड में पड़े रहेंगे। स्टिल रिंग्ड विथ ऑर्डियर्स, ऑर्डियर्स का मतलब होता है कठिन परिस्थितियां या परीक्षाएं। शी वॉज मास्टर्ड बाय, मास्टर्ड मतलब पूरा कंट्रोल में, लेकिन जो रिंग है उनकी उंगली के अंदर, वो फिर भी उन यातनाओं की याद दिलाएगी, उन चीजों की याद दिलाएगी जो आंट जेनिफर ने अपनी लाइफ में सहन की। मतलब वो अब मर चुकी है लेकिन फिर भी उनके हाथ में जो रिंग है, वो उस ऑपरेशन मतलब उस यातनाओं की, और जो उनपे जो भी यातनाएं की गई थी और जैसी कठिनाइयां उन्होंने झेली, जैसा भयभीत फ़ियर का जीवन उन्होंने जिया, उन सब की हमें याद दिलाती रहेगी। मतलब मरने के बाद भी उनको शांति नहीं है। आई बात समझ में? मतलब मरने के बाद भी वो रिंग है, वो जो बर्डन है शादी का, वो उनको उनकी जो परिस्थितियाँ हैं, जो उनका ऑपरेशन है, जो फ़ियर है, मतलब उनका जो शोषण है, उसकी याद दिलाती रहेगी। ठीक है? देखो अब क्या बोला है, द टाइगर्स इन द पैनल, पैनल मतलब पर्दा, उस कपड़े की बात की गई है जिसपे आंट जेनिफर ने कढ़ाई की है। क्या बनाया था टाइगर्स दैट शी मेड, जो उन्होंने बनाए, विल गो ऑन prancing प्राउड एंड अनअफ्रेड। prancing मतलब उछल कूद करते हुए, प्राउड मतलब बड़ा गर्व के साथ, अनअफ्रेड मतलब बिना किसी भय के। अब देखो ये क्या बताना चाह रहे हैं, सिंबकली ये बताना चाह रहे हैं कि जो आंट जेनिफर की क्रिएटिविटी है, उनकी जो कला है, ठीक है, जो उन्होंने ये टाइगर्स के थ्रू उस पे शो की है, वो टाइगर्स हमेशा जिंदा रहेंगे, ठीक है, अमर रहेंगे और स्वतंत्र रहेंगे। फ्रीडम और उसका निशान है कि उनकी जो रचना है, उसके अंदर वो टाइगर्स हमेशा फ्री रहेंगे और अमर रहेंगे।
उनके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। मतलब उनकी जो इमेजिनेशन है, जो उन्होंने उस मतलब पर्दे पे या स्क्रीन पे उतारी है, उसके अंदर उन्होंने अपनी दमत इच्छाएं डाली है, जो वो अपनी जिंदगी में नहीं कर पाई, वो टाइगर के थ्रू उन्होंने शो किया है। लेकिन वो तो मर जाएंगे क्योंकि वो मनुष्य हैं, मर जाएगी, लेकिन जो कला है, जो इमेजिनेशन है, वो कभी नहीं मरेगी। उसमें वो टाइगर जो है वो बड़े प्राउडली प्रांसिंग उछल कूद करते हुए और निर्भय बिना किसी डर के हमेशा रहेंगे। आई बात समझ में बच्चों? यहाँ पे हमारी ये कविता खत्म होती है। मतलब इस कविता में ऐसी औरतें जो कि गलत शादी के बंधन में बंध जाती है, उनकी जिंदगी के बारे में बताया गया है कि कैसे वो समाज और अपने पति की यातनाएं झेलती है और उस बर्डन से कभी निकल ही नहीं पाती, ना वो अपनी कोई आइडेंटिटी बना पाती है, ना वो कभी फ्रीडम से अपनी जिंदगी जी पाती। ऐसी महिलाओं की बात की गई है हमारी जो पोएट हैं उनके द्वारा। क्लियर है बच्चों? बहुत सिंपल सी पोम है, इतना कोई वो है नहीं इसके अंदर। चलो अब इसके जो हार्ड वर्ड्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। देखो डेनिजन का मतलब क्या है? अ पर्सन, एन एनिमल और अ प्लांट दैट लीव्स एंड ग्रो। मतलब जहाँ ये जो पर्सन है या एनिमल है, जहाँ वो रहते हैं, निवास करते हैं, उस जगह का उस जगह को बोला गया है डेनिजन्स। क्लियर है? स्लीक, स्लीक का मतलब मैंने बताया था एलिगेंट, एलिगेंट होता है स्लीक का मतलब। ठीक है, ये इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं। देखो ये नोट लिखा हुआ है, इसको अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या बोल रहा है। नोटिस द कलर्स सजेस्टेड इन द पोम। मतलब जो कलर्स, ब्राइट येलो कलर्स यूज हुए हैं, जो मतलब उनको नोटिस करना जब भी आप वापस इस कविता को पढ़ें। नोटिस द रिपीटेटिव यूज ऑफ सर्टन साउंड इन द पोम। जो सर्टन साउंड्स यूज हुई हैं पोम के अंदर, उनको नोटिस करना, जो कि हमने बड़े अच्छे से किया ही है। चले आगे। देखो आ जाओ, क्लास 12 एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, पोम नेम ऑन जेनिफर्स टाइगर। देखो यहाँ पे मैंने हार्ड वर्ड्स एंड हिंदी ट्रांसलेशन, कठिन शब्द एवं हिंदी अनुवाद दिया है। देखो बच्चों, जो मेरे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली ये ग्लोसरी मैंने उनके लिए तैयार की है, ताकि उनको जो हार्ड वर्ड है उनको समझने में कोई भी डिफिकल्टी ना हो, कोई समस्या ना आए। देखो सबसे पहले मैंने इंग्लिश में जो वर्ड है वो लिखा है, उसके बाद उसका अनुवाद कैसे करते हैं इंग्लिश में वो लिखा है, उसके बाद उसका मीनिंग क्या है हमारी कविता में वो भी मैंने लिखा है। तो चलो एक साथ मिलकर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर है? और जिनको आता है उनका रिवीजन हो जाएगा। चलते हैं अपने फर्स्ट वर्ड की तरफ। टाइगर्स। टाइगर्स का मतलब क्या है? बाघ या बाघों, मतलब प्लूरल है बाघ का, तो बाघों मैंने लिखा है हिंदी में यहाँ पे टाइगर्स, जो कि हमारी कविता में वर्ड आया है। प्रेंस, प्रेंस का मतलब होता है उछलते कूदते चलते हैं। कौन चलते हैं यहाँ पे? टाइगर्स। स्क्रीन, स्क्रीन का मतलब मैंने बताया यहाँ पे पर्दे से हो सकता है, कपड़े से हो सकता है, उस चीज के लिए ये वर्ड यूज हुआ है जिसपे जो आंट जेनिफर है जो कि एम्ब्रॉयडरी कर रही है या अपनी कढ़ाई कर रही हैं। क्लियर है? टोपाज, टोपाज का मतलब होता है पुखराज, एक कीमती पत्थर। जो येलो पत्थर दिखाया था मैंने, उसके लिए ये वर्ड यूज हुआ है। ठीक है। डाइनिजन्स, डाइनिजन्स का मतलब है निवासी। बिनीथ, बिनीथ मतलब होता है नीचे। ट्री, ट्री का मतलब सब जानते हैं पेड़। स्लीक, स्लीक मतलब भव्य। शिवालरिक, शिवालरिक मतलब होता है शौर्यपूर्ण। पेस, पेस मतलब होता है गति। सर्टनिटी का मतलब होता है निश्चितता या आत्मविश्वास। फिंगर्स, फिंगर्स का मतलब होता है उंगलियों। फ्लटरिंग, फ्लटरिंग का मतलब होता है फड़फड़ाती हुई। आइवरी का मतलब है हाथी दांत की। ठीक है। निडल, निडल का मतलब है सुई। मैसिव, मैसिव मतलब भारी भरकम। बैंड, बैंड मतलब बंधन का पट्टा। ठीक है। टेरिफाइड, टेरिफाइड मतलब होता है भयभीत। रिंग्ड, रिंग्ड का मतलब या तो गिरा हुआ या यहाँ पे जो रिंग है अंगूठी से है उसका मतलब। ठीक है। ऑडियल्स, ऑडियल्स का मतलब है कठिन परीक्षाएं। मास्टर्ड, मास्टर्ड मतलब काबू में कर ली गई। प्राउड, प्राउड मतलब गर्व के साथ। अनअफ्रेड, अनअफ्रेड का मतलब है निडर। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? चले हमारे क्वेश्चन एंड आंसर्स की तरफ। अब देखो हमारी एनसीईआरटी के बुक के पीछे जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, हम उनको लाइन टू लाइन डिस्कस करेंगे, ताकि जो हमारी कविता है उसकी जो थीम है आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो जाए और आपको ये भी पता चले कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चले हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं।
How do Denizens and chivalric add to our understanding of the tiger's attitude? ये जो दो वर्ड हैं वो टाइगर के किस एटीट्यूड को शो करते हैं? चलो रीड करते हैं एक बार. Denizens means person, animal or plant that lives in a particular place. मतलब जिस जगह जिस निवास पे वो रहते हैं उस जगह का बोलते हैं हम डेनिजन. ठीक है. टाइगर्स आर द डेनिजन्स ऑफ द फॉरेस्ट. वैसे ही टाइगर्स किसके निवासी हैं? फॉरेस्ट के, मतलब जंगल के निवासी हैं. The term chivalric refers to the bold qualities of bravery and courtesy. जो टाइगर हैं वो किसको शो कर रहे थे यहाँ पे? बोल्डनेस को. ठीक है. तो ये शिवैलरिक जो वर्ड है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जो बोल्डनेस की क्वालिटी है टाइगर की उसको रिप्रेजेंट कर रहा है. दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग. जो टाइगर्स हैं, कौन से टाइगर? जो एंड जेनिफर्स ने उतारे हैं अपने उस पे पैनल पे, है ना, वो किसी से भी नहीं डरते. Tiger's attitude contrasts with the life of Aunt, where she is dominated by her married life while he is free. यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है कि जो आंट जेनिफर है वो फ्री नहीं है, उनकी जो मैरिड लाइफ है बड़ी दुखद रही है, लेकिन जो टाइगर्स हैं जो उन्होंने अपनी एम्ब्रॉयडरी में उतारे हैं वो एकदम फ्री हैं. क्लियर है यहाँ तक? चले आगे. क्वेश्चन नंबर सेकंड. Why do you think Aunt Jennifer's head are fluttering through her wool in the second stanza? Why is she finding the needle so hard to pull? आप क्या सोचते हैं कि जो आंट जेनिफर है उनके हाथ फ्लटरिंग क्यों कर रहे थे और उनको वो निडल इतनी हार्ड क्यों लग रही थी पुल करने के अंदर? ठीक है, देखो रीड करते हैं आंसर. Aunt Jennifer's hands are fluttering through her wool because she is afraid of her husband. एक और कंडीशन शो कर रहे हैं कि वो जो उनके हस्बैंड है उनसे उनको बहुत डर लगता है, इसलिए भी उनके हैंड जो है वो फ्लटरिंग कर रहे हैं. She has been suppressed by her marriage so much that she cannot move her hands freely. एक और ये मतलब है कि वो अपनी जो शादी के बंधन में इतनी सप्रेस्ड है कि वो अपने हाथ भी फ्रीली मूव नहीं कर पा रही हैं. हर हैंड्स आर देयरफॉर शेकी, और इसलिए उनके जो हैंड्स है वो शेकी मतलब ऐसे हिल रहे हैं. शी फाइंड्स द निडल हार्ड टू पुल व्हेन शी इज डूइंग हर एम्ब्रॉयडरी. इसलिए जब वो अपनी कढ़ाई कर रही है तो उनको उस एक छोटी सी सुई का बोझ भी बहुत ज्यादा फील हो रहा है. The fluttering of Aunt Jennifer's fingers also signify her oppression and mental stress. ये किसकी तरफ इशारा करता है? उनका जो शोषण है और जो उनका मानसिक स्ट्रेस है, दबाव है, उसकी तरफ इशारा करता है. क्लियर है बच्चों यहाँ तक? चले आगे. चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं. What is suggested by the image massive weight of uncle's wedding band? तो इस इमेज से हमें क्या पता चलता है? The term massive weight of uncle's wedding band clearly tells that aunt was not happy with her marriage. हमें ये क्लियर बताता है कि जो हमारी आंट है वो इस मैरिज से बिल्कुल भी खुश नहीं है. She feels burdened by the woes of her marriage. उनके ऊपर जो बर्डन है, मतलब जो बोझ है, कौन सी बोझ है? जो वो मैरिज के रिश्ते में जो फंस गई हैं, जो इन्होंने वोव्स ली थी, जो कस्में खाई थी, उसकी वजह से अब क्या है, उन पे जो बर्डन है. शी इज इन ए स्टेट ऑफ कांस्टेंट फियर. वो लगातार डर के स्टेट में है क्योंकि उनकी जो मैरिड लाइफ है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है. क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं. Of what or of whom is Aunt Jennifer terrified in the third stanza? थर्ड स्टैंजा में जो आंट जेनिफर है वो किससे टेरिफाइड है, मतलब भयभीत है, आतंकित है. देखो, आंट जेनिफर इज स्केर्ड ऑफ हर हस्बैंड. उनका पूरा दुख का भय का कारण कौन है? उनके पति. ठीक है. हर हस्बैंड हैज बीन क्रूल टू हर. उनके जो हस्बैंड है वो बहुत ही ज्यादा क्रूर है उनके लिए. एंड शी इज वन हु हैज टू ओबे द ऑर्डर्स. और जो आंट जेनिफर है उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या किए? जो ऑर्डर्स है उनको ओबे किए. उनको कोई भी फ्रीडम नहीं थी, केवल वो उनके कंट्रोल में थी और लगातार फियर और भय और एक गुलामी का जीवन उन्होंने जिया. हर लाइफ इज फुल ऑफ डिफिकल्टी एंड माइजरी. उनकी लाइफ पूरी समस्याओं से भरी हुई थी. शी हैज बीन टॉट टू फॉलो हर हस्बैंड्स एवरी वर्ड एट एनी कॉस्ट. मतलब उनको अपने हस्बैंड की जो भी कमांड्स होती थी वो करनी है, फॉलो ही करनी है, किसी भी कीमत पे उनको उनकी कमांड्स फॉलो करनी होती थी. क्लियर है यहाँ तक? चले आगे. What are the audience Aunt Jennifer is surrounded by?
क्या ऐसी कठिनाइयां और कठिन परीक्षाएं थी जिनसे जो आंट जेनिफर है वो हमेशा घिरी भी रही अपने जीवन में? वाई इज इट सिग्निफिकेंट दैट द पोइट यूजेस द वर्ड रिंग्ड? जो पोइट है उन्होंने ये वर्ड जो रिंग्ड है वो क्यों यूज किया और वो किस प्रकार यहाँ पे सिग्निफिकेंट है? वॉट आर द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिंग्ड इन द पोम? और इस कविता के अंदर जो रिंग्ड है, अंगूठी है, कौन सी अंगूठी की बात की गई है? जो शादी की अंगूठी हो, निशानी है, उस अंगूठी की बात की गई है। Aunt Jennifer marriage has been a source of terrific experiences to her. जो आंट जेनिफर की मैरिज है वो हमेशा उनके लिए कैसे जो एक्सपीरियंस है, टेरिफिक भय वाले एक्सपीरियंस अनुभव रहे उनकी, मतलब जो मैरिड लाइफ के हैं वो बहुत ही गंदे अनुभव रहे उनके। ठीक है, द वेडिंग रिंग इज अ सिंबल ऑफ आवर अनहैप्पी मैरिज। और जो वेडिंग रिंग है वो किसका सिंबल है? उनकी अनहैप्पी मैरिड लाइफ का सिंबल है। द रिंग विल बी देयर ऑन हर फिंगर इवन आफ्टर हर डेथ। देखो जैसा कि बताया गया था लास्ट लाइन में कि वो जब मर भी जाएंगी तो भी वो फिंगर उनकी उंगली में रहेगी। मतलब इंसान मर गया लेकिन उनकी उंगली, उनके शरीर में वो फिंगर अभी भी दिख रही है, जो कि उनको अपनी यातनाएं मरने के बाद भी उसका एहसास दिलाती रहेगी। इट मीन्स ही विल नॉट बी रिलीव्ड ऑफ हर टेरर इवन आफ्टर डेथ। इसका मतलब ये है कि उनकी मृत्यु होने के बाद भी वो उस टेरर, उस आतंक से अपने आप को रिलीफ नहीं दे पा रही। क्लियर है यहाँ तक? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे। Why do you think Aunt Jennifer's created animals that are so different from her own character? What might the poet be suggesting through this difference? आपको ये बताओ कि आप क्या सोचते हैं कि आंट जेनिफर ने जो टाइगर्स हैं ऐसे कैरेक्टर क्यों बनाए जो कि उनके जीवन से बिल्कुल विपरीत हैं, विरोधाभास हैं। ठीक है, टाइगर किसका प्रतीक है? फ्रीडम का, फियरलेसनेस का। और जबकि उनका जीवन कैसा रहा? हमेशा गुलामी में, डर में। तो उन्होंने ये क्यों शो किए, ऐसी इमेज क्यों बनाई? ठीक है, और जो हमारा पोएट है वो क्या मैसेज देना चाहता है इस इमेज के थ्रू? Aunt Jennifer's had created tigers so different from her own character. ठीक है, बिल्कुल उन्होंने जो टाइगर्स क्रिएट किए वो उनके खुद के कैरेक्टर से एकदम विपरीत हैं। द टाइगर्स आर सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ। जो टाइगर है वो किसका? स्ट्रेंथ का सिंबल है और निडरता का सिंबल है। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। उनको डर नहीं लगता किसी भी पुरुष से या मैन से, किसी आदमी से। ठीक है, एकदम फ्री है, निडर है वो। On the other hand, Aunt Jennifer on the other hand is a weak and terrified. वहीं दूसरी तरफ जो आंट जेनिफर है हमारी वो एकदम वीक है, टेरिफाइड है, मतलब कमजोर है, भयभीत है। Thus the tigers are an expression of a hidden feeling. और जो ये टाइगर्स हैं, ये जो आंट जेनिफर की हिडन फीलिंग्स है, मतलब जो दमित इच्छाएं हैं, उनका सिंबल है। आई बात समझ में? The poet here shows how she is suppressed while tiger is free. और जो हमारा कवि है, जो हमारा पोइट है, वो ये बताना चाहता है कि वो कैसे सप्रेस्ड है, दबी हुई है, जबकि हम उनके जो टाइगर्स हैं वो एकदम फ्री हैं। जैसा कि वो जिंदगी जीना चाहती थी, वो टाइगर वाली जिंदगी जीना चाहती थी, लेकिन ऐसा उनके जीवन में हुआ नहीं। उसके विपरीत उनको जीवन मिला। क्लियर है यहाँ तक? देखो, इंटरप्रेट द सिंबल्स फाउंड इन दिस पोम। ठीक है, symbols are an important part of a poem. In the poem Aunt Jennifer's Tiger, a number of symbols have been used for example. देखो इसमें ये बताया गया है कि कौन सी चीज किसको सिंबलाइज करती है। जो सिंबल्स यूज हुए हैं उनको आप बताएं। कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिए हैं। जैसे टाइगर, टाइगर इज अ सिंबल ऑफ करेज एंड ग्रेस। जो टाइगर है वो किसका सिंबल है? करेज का है और ग्रेस का सिंबल है। टोपाज, टोपाज जो पत्थर यूज हुआ था, ये कीमती पत्थर होता है ना। ब्राइट एंड हार्डी, वो किसका सिंबल है? ब्राइटनेस का, और हार्डी कठोरता का सिंबल है। डेनिजन्स, डेनिजन्स यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ था वो फ्री लाइक एनिमल्स इन द फॉरेस्ट। जो स्वतंत्र रूप से जो एनिमल्स घूमते हैं फॉरेस्ट में, उसका सिंबल है। वेडिंग बैंड, वेडिंग बैंड सिंबल ऑफ ट्रायरनी। ठीक है, यहाँ पे वेडिंग बैंड किसका सिंबल है? ट्रायरनी का सिंबल है। क्लियर है यहाँ तक? Do you sympathize with Aunt Jennifer's? What is the attitude of the speaker towards Aunt Jennifer? ये पूछ रहे हैं कि क्या तुमको सिंपैथी है क्या आंट जेनिफर को लेके? तो ऑब्वियसली है। Yes, being a reader, I completely sympathize with Aunt Jennifer. ठीक है, जो स्पीकर है, द स्पीकर ओनली पिटीज हर, केवल पिटी मतलब दया दिखा रहा है, और क्या कर रहा है? शी हैज फेल्ड इन द आर्ट ऑफ लाइफ।
जो हमारी आंट जेनिफर है, मतलब आर्ट ऑफ लाइफ, जीवन की आर्ट में वो फेल है। वैसे तो वो बहुत अच्छी कढ़ाई करती हैं, एम्ब्रॉयडरी करती हैं, लेकिन इन रियल लाइफ जो आर्ट है ऑफ लिविंग, उसमें वो पूरी तरह से फेल्ड हो गई। विथ अ लिटिल करेज शी कुड हैव ब्रोकन हर चेन्स बट शी हैड नन। यदि वो थोड़ा सा करेज दिखाती अपने जीवन में तो हो सकता है वो इन बंधनों को तोड़ सकती, लेकिन नहीं, वो नहीं दिखा पाई और उनकी जिंदगी पूरी सप्रेशन में, फियर में, डर में, इसी में ही गुजर गई। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमने अब डिस्कस कर लिए हैं, हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस डिस्कस हो गए, हार्ड वर्ड्स हो गए और जो पोम थी हमारी वो भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ी है। ठीक है बच्चों, यदि बच्चों आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।